हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नोअर निखिल क्लासेस एंड मैं हूँ पूजा मिश्रा। ठीक है, तो आज हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अगली टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक हमारा वही है सेम, लास्ट टाइम जो हमने देखा था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, उस पे बेस्ड हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज कि कैसे क्वेश्चंस उस पे बन सकते हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होने वाला लेक्चर नंबर 7 एंड इन सभी ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो इन सभी को दिल से थैंक यू। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ऐसे ही सारे कंटेंट्स के लिए। एंड चलो हम लोग अब देखते हैं सीधे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 हमने जो है अपनी लास्ट क्लास में देखा था। इस पे बेस्ड एमसीक्यूज हमने बोला था कि हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो अब चलो आप मुझे बताओगे सबके आंसर्स। आई होप कि आपने क्लासेस जो है वो पूरी रिवाइज कर ली होगी सब कुछ। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे, बहुत सारे फैक्ट थे जो आपको याद करने हैं, नंबर बेस्ड काफ़ी प्रोविजन थे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है देखो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या है। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 ये अप्लाइज टू इस्टेब्लिशमेंट जो कि इम्प्लॉय करता हो कितने लोग। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है 10 और मोर पर्सन। ऑप्शन नंबर बी हमारा देखो क्या है 20 और मोर पर्सन। ऑप्शन नंबर सी 25 और मोर एंड ऑप्शन नंबर डी 50 और मोर। चलो मैं आपको दे रही हूँ 30 सेकेंड्स का टाइम, आप मुझे आंसर करो। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका। हमने अपने लास्ट टाइम में देखा था क्लास में कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट किस पे एप्लीकेबल होता है, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट पे जहां पे कम से कम 20 लोग काम कर रहे हो। तो आंसर हमारा क्या है, आंसर है यहाँ पे बी 20 और मोर पर्सन, उसी पे सिर्फ ये एक्ट जो है वो अप्लाई होती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है द मिनिमम बोनस पेएबल अंडर दिस एक्ट। मिनिमम कितने बोनस देने हैं। आई थिंक आपको तो अभी तक ये रट गई होगी चीज़ें। ऑप्शन नंबर ए 10% ऑफ द वेजेस और 200। ऑप्शन नंबर बी 8.33% ऑफ द वेजेस और 100। ऑप्शन नंबर सी 5% ऑफ द वेजेस और 500। ऑप्शन नंबर डी 12% ऑफ द वेजेस और 200। चलो मुझे आंसर बताओ। हमने क्या देखा था अपनी क्लास में, अपने क्लास में हमने देखा था कि 8.33% ऑफ द वेजेस, और वेजेस में क्या क्या आता है डेफिनेशन में हमारा क्या एचआरए आता है, ओवर टाइम आता है नहीं। उसमें क्या आता है हमारा वेजेस में, सिर्फ आता है हमारा बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस, सिर्फ इसी को हम लोग ऐड करते हैं। और पूरे साल भर के आप वहाँ पे वेजेस को ले लो, उसका 8.33% जो है वो आपको मिनिमम बोनस दिया जाता है। और अगर ये 100 रुपये से भी कम है तो आपको मिनिमम जो फ्लोर अमाउंट है वो है 100 रुपये। इसमें भी एक कंडीशन था, इसमें भी देखिए अगर वो माइनर है यानी कि 15 साल से कम है तो मिनिमम जो अमाउंट है फ्लोर अमाउंट वो कितना है 60 है, कि उतने रुपीज़ आपको मिनिमम बोनस देने पड़ेंगे। देखो कितनी ईजिली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत ईजिली सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, देखना आप। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चंस पे। अगली क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम बोनस जो कि पेएबल अंडर दिस एक्ट वो कितना है। ऑप्शन नंबर ए 15% ऑफ द वेजेस। ऑप्शन नंबर बी 20% ऑफ द वेजेस। ऑप्शन नंबर सी 25%। ऑप्शन नंबर डी इज 30% ऑफ द वेजेस। चलो बताओ आंसर क्या है। गिविंग यू 30 सेकेंड्स फॉर आंसर। तो आंसर क्या है इसका, 20% ऑफ द वेजेस जो है वो मैक्सिमम बोनस है। ठीक है, कि इतना ही आप मैक्सिमम दे सकते हो। मान लो कि 25% अगर कंपनी के पास सरप्लस है कि बोनस के लिए वो इतना एलोकेट कर सकती है, तो आप क्या करोगे 20% पे करके 5% को आप कैरी फॉरवर्ड कर लो फॉर अगले साल, सेट ऑन जिसको कहते थे। याद आ रही है लास्ट क्लास की, सब कुछ भूल भाल के बैठे हो पूरी क्लास। ठीक है, जो भी ये लेक्चर को देख रहे हो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लास्ट क्लास आपने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 6 तो आपको ये कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि वो उसी टॉपिक पे बेस्ड ये एमसीक्यू है। तो पहले उस लेक्चर को आप जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या है कि फॉर बोनस कैलकुलेशन के लिए जब बोनस कैलकुलेट करते हैं तो द सैलरी और वेजेस को मैक्सिमम कितना कैपिंग की गई है, कि मैक्सिमम सैलरी कितनी ली जाएगी। फॉर बोनस कैलकुलेशन के लिए जो सैलरी और वेजेस जो लिए जाते हैं मैक्सिमम कितना है उसमें। आंसर 5000 पर मंथ। ऑप्शन नंबर बी 10,000 पर मंथ। ऑप्शन नंबर सी 7,000 पर मंथ और मिनिमम वेज जितने भी दिए जाते हैं जो भी हायर हो। एंड ऑप्शन नंबर डी 21,000 पर मंथ। चलो बताओ बोनस कैलकुलेशन के लिए कितने सैलरी और वेजेस को मैक्सिमम डाला गया है कि इतने मैक्सिमम होने चाहिए। तो इसको किया गया है आंसर, कर रहे हो आंसर। चलो ठीक है 30 सेकेंड्स ले लो, आंसर करो इसको, सारे लोग करो। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 21,000 पर मंथ जो है वो मैक्सिमम है। इतनी तक की अगर आपकी सैलरी है तो ही आप पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल है, वरना आप पे एप्लीकेबल नहीं है।
अगली क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है कि एन एम्प्लॉय जो है बिकम्स एलिजिबल फॉर बोनस अगर इफ़ ही और शी हैज़ वर्कड, कम से कम कितने दिन वो काम करेगा साल में, तब जाके उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। ऑप्शन नंबर ए 60 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, ऑप्शन नंबर बी 90 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, ऑप्शन नंबर सी 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, ऑप्शन नंबर डी 180 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। चलो बताओ आंसर क्या है इसमें। 30 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं। तो आंसर इज 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इतने दिन मिनिमम एक साल में अगर आप काम किए हो तभी आप पे जाकर के पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इज एप्लीकेबल। ठीक है, अब चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टाइम लिमिट क्या है पेमेंट ऑफ बोनस करने का, जो टाइम लिमिट है वो क्या है। हर कुछ क्लासेस में आई थिंक डिस्कस्ड है, आपको सब लग रहा होगा कि भाई कितने क्वेश्चन ईजी है, बट अगर मैं पूरी क्लासेस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अगर आपको 6-7 क्लास में कराती तो आपको बोरियत तो होती, क्लासेस भी नहीं देखते और आपको समझ भी नहीं आता कि आंसर्स कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारा। 30 मिनट्स में क्लासेस डन पूरी, और उस पर बेस्ड एमसीक्यूज भी हम लोग जो है देख रहे हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जो एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 में। आपको लगेगा कि भाई इसी टाइप के क्वेश्चंस तो आप भी प्रैक्टिस करवा रहे हो। तो टाइम लिमिट में देखो, सबसे पहला ऑप्शन है 6 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी 8 मंथ्स, ऑप्शन नंबर सी 12 मंथ्स एंड ऑप्शन नंबर डी 3 मंथ्स। तो बताओ कौन सा आंसर है। टाइम लिमिट क्या है पेमेंट ऑफ बोनस करने का, कितने दिनों के अंदर एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो हमारी क्लोजिंग अकाउंटिंग ईयर के उसके कितने दिनों के अंदर बोनस पे करनी है। ठीक है, तो आंसर इज 8 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अंदर जो है वो बोनस का पेमेंट करना है कंपनी को। चलो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। द सेट ऑन एंड सेट ऑफ का जो प्रोविजन है उसको कितने दिनों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ सेट ऑन एंड सेट ऑफ होता क्या है, याद भी है कुछ या सब भूल गए हो। सेट ऑन क्या होता था। सेट ऑन होता था कि मान लो कि कंपनी के पास बोनस देने के लिए सरप्लस जो अमाउंट है वो कितने हैं, 25% है। मान लो 25% उसने तय किया कि इतने बोनस देने के लिए इतने पैसे बच रहे हैं मेरे पास, लेकिन मैक्सिमम की सीलिंग है 20% से ज़्यादा आप बोनस दे नहीं सकते। तो 5% आपका अगले साल के लिए आप फॉरवर्ड कर दोगे, जिसको कि सेट ऑन बोला जाता है। एंड सेट ऑफ क्या होता था हमारा कि मान लो कि किसी साल कंपनी की जो इनकम है, मतलब जो प्रॉफिट है कंपनी की बोनस देने के लिए, वो आपकी 5% ही हो रही है, बट मिनिमम कितने बोनस आपको देने हैं 8.33%, यानी कितने घट रहे हैं 8.33 माइनस 5 करो तो जितने भी आएंगे हमारे 3.33% इतने घट रहे हैं। तो वो आप अगले जो आप पिछले साल अपने प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड आपने किया था उससे आप सेट ऑफ कर सकते हो, इसको कहते हैं सेट ऑफ। बट ये सेट ऑन और सेट ऑफ जो है कितने साल के लिए आप फॉरवर्ड कर सकते हो उसको, उस प्रॉफिट को कितने साल तक आपको निरंतर आप वो कर सकते हो कि चलो इस साल नहीं यूज हुआ तो अगले साल भेज दिया। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी मैं आंसर बोलने वाली थी, ऑप्शन नंबर ए 2 ईयर्स, बी इज 3 ईयर्स, सी 4 ईयर्स, डी इज 5 ईयर्स। चलो बताओ आंसर क्या है। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 4 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स तक आप मैक्सिमम इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब चलो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट। कौन से किस, मैंने बताया था ना इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि देखो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे कि किस टाइप के एस्टैब्लिशमेंट को। देखो मैंने वहाँ पे पिछली क्लास में अपनी बहुत सारी एग्जाम्शंस की लिस्ट दी हुई थी, कौन कौन से एस्टैब्लिशमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होगी, कौन कौन से मतलब कैसे कैसे टाइप की कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होगी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। और मैंने एम्प्लॉय के भी दिए थे वहाँ पे एग्जाम्शंस कि किस किस टाइप के एम्प्लॉयज़ को कवर किया जाएगा और नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस पर कन्फ्यूज मत होना। ऑप्शन नंबर ए देखो इसमें क्या है, अ फैक्ट्री जो कि 25 लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, बी अ हॉस्पिटल रन ऑन चैरिटेबल बेसिस, ऑप्शन सी अ प्राइवेट बैंक एंड डी इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। चलो बताओ इसके आंसर क्या है कि किस पे एप्लीकेबल नहीं है ये वाला एक्ट। 30 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं। तो आंसर क्या है, हॉस्पिटल रन ऑन चैरिटेबल बेसिस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एक बार वो भी रिवाइज कर लेना अभी तुरंत जा करके कि कौन कौन से टाइप के इस्टेब्लिशमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है ये वाले एक्ट। जैसे थे उसमें एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस वाले थे, चैरिटेबल पे थे, ऐसी ऐसी कंपनियां जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनती, सेक्शन 8 कंपनीज कहते हैं उसको, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सीमेन वाला था, सीमेन वर्कर्स एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सब सारे देख लेना।
अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय जो कि ड्रॉइंग सैलरी मंथली वेजेस कितने जो है एवब इतने आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। कितने से ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो आप पे ये वाली एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए 10,000, ऑप्शन नंबर बी 18,000, ऑप्शन नंबर सी 21,000, ऑप्शन नंबर डी 25,000। चलो बताओ किस पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर सी 21,000, इसके ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एक्सटेंड टू। जो हमारी पेनाल्टी है, मैंने बोला था पेनाल्टी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको पेनाल्टी याद करनी ही करनी है। पेनाल्टी फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है कितनी पेनाल्टी मिल सकती है। ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और आपको फाइन लगेगी 1,000 रुपये और नहीं तो दोनों। ऑप्शन नंबर सी इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू 5,000। ऑप्शन नंबर डी सिर्फ फाइन लगेगी आपको 2,000 तक की। चलो बताओ, अगर पेनाल्टी याद की होगी तो आपको समझ में तो ईजिली आ जाएगा। तो चलो आंसर्स बताओ मुझे। आंसर्स क्या थे उसके, पेनाल्टी इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन अप टू 1,000 और बोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मतलब जेल हो सकती है अगर आप ये करते हो। तो दोनों के सेम कंडीशन थे कि मान लो कि अगर एम्प्लॉयर अगर बात नहीं मानता है तो, और अगर कुछ 2 प्रोविज़न थे ना उसके, एक बार जाकर के उसको रिविजिट कर लेना कि क्या पेनाल्टीज थी उसकी, कि 6 महीने तक की आपको जेल हो सकती है और आपको जो फाइन लगेंगे वो कितने लगेंगे, 1,000 रुपये तक, या नहीं तो आपको दोनों लग सकता है। मैंने आपको पहले बताया था कि फ़ाइन वगैरह जो है अमाउंट आपको बहुत कम लग रही होगी कि 1,000 रुपये की आखिर पेनाल्टी है ही क्या, इतना तो दे देंगे भाई प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेन करके, बट ऐसा नहीं है, जेल हो सकती है 6 मंथ्स तक की। एंड दूसरा कि इन सारी चीज़ों को जो ये सब आप लूप होल्स देख रहे हो इन सबको एड्रेस किया गया है कोड ऑन वेजेस एक्ट में। ऐसे भी वो वाले जब कोड एप्लीकेबल हो जाएंगे तो ये सारे एक्ट जो है वो रिपील हो जाएंगे, लेकिन तब तक आपको सब कुछ पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में, इसीलिए आपको देखो कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा कि आपको क्या हो रहा है कि कोड भी पढ़ने पड़ रहे हैं, जो चारों कोड नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, और आपको सारे पुराने वाले एक्ट्स भी पढ़ने पड़ रहे हैं। मैं सारे पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, सारे एक्ट्स हम लोग को पढ़ना है, सारे एक्ट सिलेबस में है। क्यों? क्योंकि कोड अब तक एक्ट नहीं बना है, कोड अब तक एप्लीकेबल नहीं हुआ। जब से एप्लीकेबल होगा उसके अगले साल से ना एग्जाम में पूछा जाएगा और ये हटा जाएगा। तो अभी आपको सब कुछ पढ़ना है, ये पुराने वाले एक्ट्स के सारे प्रोविजंस भी पढ़ने हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पे होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं कि लास्ट हमारी जो क्लास थी, लेक्चर नंबर जो 5 थी हमारी, उसके होमवर्क दिए थे मैंने 4 क्वेश्चंस। तो क्या क्या होमवर्क में क्वेश्चंस थे और उसके आंसर्स क्या हैं, क्योंकि आंसर्स मैंने उसमें नहीं बताया था, मैंने बोला था आपको करने के लिए। तो हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं होमवर्क वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेजेज अंडर द एक्ट। कौन सा इसमें जो है वो वेज के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए ओवर टाइम पे, ऑप्शन नंबर बी बोनस पेएबल अंडर द एक्ट, ऑप्शन नंबर सी ग्रेचुइटी एंड ऑप्शन नंबर डी डियरनेस अलाउंस। कौन सा जो है वो वेजेज के अंदर नहीं कहलाता है, ये बताना है आपको। आप लोगों में से बहुत सारे ने जो है वो कमेंट में आंसर भी किया था होमवर्क का। ठीक है, तो आप मैच करा लो आंसर किसके किसके सही है। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है पहला वाले का आंसर है ओवर टाइम अलावेंसेस, यानी कि बेसिक पे को तो इंक्लूड करते हैं, डियरनेस अलावेंस को भी इंक्लूड करते हैं। ओवर टाइम अलावेंस को हम लोग एक्सक्लूड नहीं करते हैं वेजेज में। ठीक है, मतलब इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग। ओवर टाइम को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेजेस से। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 221, 2 सबसेक्शन 21। आपको सेक्शन से याद नहीं करने हैं, ठीक है, बस याद कर लो ओवर टाइम अलाउंस जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो सैलरी जो है बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस अप टू 7,000 को लिया जाता है। इसमें इज द सीलिंग जो कि यूज किया जाता है फॉर द बोनस कैलकुलेशन के लिए। याद है मैंने आपको 7,000 अपने बोला था क्लासेस में, लेक्चर नंबर 6 में 7,000 क्या है आगे देखने वाले, ये मिस हो गया था। तो यही है, डियरनेस अलाउंसेस जो है वो अप टू 7,000 तक जो है उतना मैक्सिमम उतना ही लिया जा सकता है, प्लस बेसिक रहेगा, और दोनों मिला करके जो मैक्सिमम है वो कितना है 21,000 रुपये। यही मैक्सिमम सीलिंग है जो बोनस कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो समझ में आ गया, ओवर टाइम अलाउंसेस को नहीं लिया जाएगा। हम लोग चलते हैं होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइन कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉय हु इज। किस पे फाइन नहीं लगाया जा सकता है, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ पे? ऑप्शन नंबर ए बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, ऑप्शन नंबर बी बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज, ऑप्शन नंबर सी बिलो 18 ईयर्स एंड डी इज एन अप्रेंटिस ओनली। किस पे इम्पोज नहीं किया जा सकता है फाइन?
करेक्ट आंसर क्या है हमारा, एम्प्लॉय जो कि बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज है उस पर जो है फाइन एप्लीकेबल नहीं होता है। देख लेना आपको कौन कौन से किसके किसके गलत हैं, और जिसके भी हैं आप प्लीज़ इसको देख के अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो, और अपने नोट्स में जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो, ऑनलाइन बना रहे हो, ऑफलाइन बना रहे हो, मैं हालांकि अलग से एक क्लास लेकर के आऊँगी, मैं मेरे से ये मिस हो रहा है। मैं खुद भी जो अपने नोट्स है वो ऑनलाइन बनाती हूँ, हमेशा से ऑनलाइन बनाती थी मैं। एंड किस टाइप के कैसे कैसे आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, देखो एक तो हमारा सॉफ्टवेयर है वन नोट माइक्रोसॉफ्ट का, एवर नोट है, ये सब है। तो मैं इस पर डिटेल से आपको अच्छे से बताऊंगी कि भाई आप कैसे एमसी जो है, देखो मैं यही रिकमेंड करूंगी नोट्स को सारे ऑनलाइन रखो। आजकल जो ज़माना है ना भाई, जितना भी करंट अफेयर्स देखो कुछ कुछ ऐड होता रहता है, सब कुछ अब ऑफलाइन का ज़माना है नहीं कि आप सब कुछ कॉपी पे नोट्स बना रहे हो, उस पर ऐड कैसे करोगे। मान लो कि अब आपकी जो है सिलेक्शन इस साल नहीं हुई, अगले साल के लिए कुछ कर रहे हो, तो सारी जो करंट अफेयर है वो रिडंडेंट हो गई, उस पर कुछ ऐड करने नहीं है, तो उस पर मतलब काफ़ी वो ये हो जाता है। उस पर क्या होता है, ऑनलाइन में आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, एक बार कंट्रोल F मारो कुछ भी सर्च हो जाता है, टॉपिक वाइज पूरे सेग्रीगेट कर सकते हो। तो ऑनलाइन मैं रेकमेंड करूँगी। समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी, हाँ बल्कि इसके लिए एक कंडीशन है कि आपके पास एक प्रॉपर एक डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए, तभी आप बना सकते हो डेडिकेटली अपने नोट्स के लिए, मतलब अपनी पढ़ाई के लिए पूरी तरीके से। ठीक है, अगर आपको जानना हो कि कैसे बनाना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगी कि ऑनलाइन नोट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंदर फाइन कैन नॉट बी इम्पोज ऑन एम्प्लॉय जो कि 15 साल से कम है। एंड फॉर अदर्स अगर हम देखें तो फाइन्स जो है आर अलाउड, बट द रिस्ट्रिक्शंस जो है मोर देन 3% ऑफ द वेजेस इन द वेज पीरियड एंड ओनली एक्ट्स एंड ओमिशंस, इसको हटा दो इतने सारे एक्सप्लेनेशन। बस इतना याद रखो कि फाइन जो है 15 साल से कम के लिए जो है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड दूसरा ऑल्सो ये भी है कि फाइन्स मस्ट बी इम्पोज्ड विद इन 90 डेज ऑफ द ऑफेंस। ऐसा नहीं कि मान लो कि गलती आज हुई और आप क्या करो 2 साल के बाद मेरे ऊपर फाइन लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। आज गलती होगी तो आपको 90 दिन के अंदर मेरे ऊपर फाइन लगाना है। ठीक है, मतलब इसको क्यों डाला गया है, इसको यूँ डाला गया है कि पहले क्या होता है ना, पहले गलती को चलो आपकी माफ़ हो गई, लेकिन बाद में अपने एम्प्लॉयर से पंगा ले लिया, तो उसने आपको बदला लेने के लिए आपकी पुरानी फाइलें खोल दी और आपको देखा गया कि भाई इसने 1 साल पहले ये गलती की, तो चलो आज इस पर फाइन डालो। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो इसको किया गया कि आपको 90 दिन के अंदर जो है वही आपको फ़ाइन जो है वो इम्पोज करना है, फ़ाइन लगाना है। देखो मैंने आपको बोला था कि भाई कुछ भी अगर क्लासेस के जो मेन कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अगर उसमें कुछ भी छूट जाए तो वो एमसीक्यू में कवर हो जाएंगे। देखो ये अलग पॉइंट था, हमारी क्लासेस में ये पॉइंट नहीं थे, बट एमसीक्यू के जरिए ये पॉइंट कवर हो गया। ठीक है, अगला जो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था, द ऑब्जेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ऑप्शन नंबर ए, टू रेगुलेट करना वर्किंग आवर, to ensure regular and timely payment of the wages without unauthorized deductions. Option number C, to determine bonus and gratuity. Option number D, to regulate करना health and safety of worker. तो इसमें आंसर्स जो है वो क्या होगा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के कौन से ये थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज टू इंश्योर रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस के विदाउट अनऑथराइज डिडक्शंस। यही इस एक्ट का जो है वो ऑब्जेक्टिव था। जिसको भी लग रहा होगा कि भाई ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 कब पढ़ा दिया, तो प्लीज़ जाओ हमारे लेक्चर नंबर 5 को जाकर के देखो, उसमें पढ़ाया गया है ये। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिटेड डिडक्शन। ऑप्शन नंबर ए, डिडक्शन ऑफ मील्स जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर सी डिडक्शन फॉर पॉलिटिकल पार्टी फंड, एंड ऑप्शन नंबर डी डिडक्शन फॉर स्ट्राइक फंड। किस कौन सा जो है वो परमिटेड डिडक्शन है, किसकी डिडक्शन मिलेगी, तो इसके आंसर दे जो है वो क्या है, डिडक्शन फॉर मील्स जो कि सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, ये यहाँ पे 3 और 4 के यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएंगे, यानी कि कौन कौन से किसको किसको मिलते हैं यहाँ पे देखो, जैसे हाउस अकोमोडेशन सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर एंड जो भी अमेनिटी और सर्विस एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉई को, जैसे मील्स हो गए, फूड ग्रेन को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, वाटर को लेकर के, ये सब के डिडक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो होमवर्क के अपने सारे आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब देखो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो है इन लोगों ने होमवर्क के आंसर्स करे थे। ठीक है, सार्थक श्रीवास्तव एंड यहाँ पे आकाश राजपूत। सार्थक श्रीवास्तव देखो यहाँ पे 24,000 पर मंथ, तो इसके ये गलत हैं क्योंकि 21,000 है वो होंगे वो। एंड बोनस एज पर द लॉ डज नॉट कम अंडर द वेजेज बिलो 15 ईयर्स, ये इनके करेक्ट हैं। एंड टू इंश्योर रेगुलर वेज, ये भी करेक्ट हैं। एंड आकाश राजपूत जो है वो क्या कह रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये ग्रेचुइटी, ये इनके गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी टू इंश्योर, ये करेक्ट है। एंड बी जो है वो क्या, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये जो इनके आंसर है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय के पर्सनल एक्सपेंसेस, ये गलत है क्योंकि वहाँ पे परमिटेड डिडक्शन की बात की गई है, तो ये बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है पर्सनल एक्सपेंस। क्या डिडक्टेबल थे हमारे, मील्स वाले एक्सपेंसेस जो भी एम्प्लॉयर जो है वो बेयर करता है वो डिडक्टेबल है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया आंसर। तो फिर भी गुड वर्क आकाश एंड सार्थक, आपने अच्छा ट्राई किया है।
अब चलो हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो हमारा टॉपिक था, लेक्चर नंबर जो है हम लोग 6 से देख रहे थे ये। तो देखो यहाँ पे क्या है, एन एम्प्लॉय, देखो 2023 के क्वेश्चन है ये ईपीएफओ के। क्या क्वेश्चन आए हुए हैं आप खुद देख लो, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कैसे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और एग्जाम में क्या आ रहे हैं। इन एन एम्प्लॉय सेल बी कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 शुड बी एम्प्लॉय बी ड्रॉइंग अ मैक्सिमम मंथली वेजेस कितने होने चाहिए उसके। ऑप्शन नंबर ए ₹15,000, ऑप्शन नंबर बी ₹18,000, ऑप्शन नंबर सी ₹21,000, ऑप्शन नंबर डी ₹24,000। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है 21,000। देख रहे हो एग्जाम में कुछ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने ईजी, इजी नहीं रिलेटेबल, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ाई करी है कि इजी लग रहा है। अब चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2023 में ही पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से दो क्वेश्चन देखो। अगेन 2023 के क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 से है। एवरी एम्प्लॉयर जो है ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट हैज़ टू मेंटेन द रजिस्टर एंड रिकॉर्ड रिगार्डिंग द वेजेस पेड एंड डिडक्शंस मेड जो है वो कितने दिन के लिए करना पड़ेगा। रजिस्टर रिकॉर्ड जो है वो कितने दिन के लिए। ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 7 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 2 ईयर्स और ऑप्शन नंबर डी 3 ईयर्स। आंसर क्या है इसके, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में कितने दिन के लिए रजिस्टर मेंटेन करना होता है। द आंसर इज 3 ईयर्स, 3 ईयर्स करना है। ठीक है, तो बस यही थी हमारी आज की क्लास। हमने एमसीक्यूज देखे, हमने होमवर्क डिस्कशन किया और हमने क्या देखा, पीवाईक्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। डोंट वरी, मैं पीवाईक्यू की क्वेश्चंस को अगले क्लासेस से जो है मैं कोशिश करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करूं, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में, जिसमें कि आई थिंक लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये हम लोग देखेंगे अपनी अगली क्लास में, और उस पर बेस्ड हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग देखेंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक पे। एक एक टॉपिक को बहुत सरलता से खत्म होते जा रही है, डोंट वरी एट ऑल, सब कुछ टाइमली खत्म हो जाएगा। एंड प्लीज़ डू गिव मी रिव्यू कि कैसी क्लासेस लगी आपको। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे सामने तो दिख नहीं रहे हो, अब जो भी हो आप मुझे ऐसे ही बताओगे कि भाई क्लासेस कैसी लग रही है एंड क्या इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। सब कुछ मुझे कॉमेंट करना एंड इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कर लेना। एंड आपके जो भी कमेंट्स होते हैं वो उस पर ज़रूर पोस्ट की जाते हैं इंस्टाग्राम पे हमारे। एंड आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा इसका, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम के लिए भी लिंक दी हुई है, सबको ज्वाइन कर लो। एंड टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।